हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी यहाँ पे आज नए लोग हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहे जो भी मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम बहुत सारे ऐसे फिनोमिना को डिस्कस करने वाले हैं जो आपने प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि हाँ ऐसा प्रैक्टिकली होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे डेरिवेशन भी देखेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, जो एग्जाम में आपके आते हैं, आरटीओ एग्जाम में आते हैं, आपके इंटरनल्स में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और रिपीटेडली आते हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे कि आपको ये पता रहे कि टॉपिक पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ठीक है, क्वेश्चन हम टॉपिक तो पढ़ लेते हैं सारे, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए मैं जो भी यहाँ पे डिस्कस करूँगी वो आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बताने वाली हूँ और वो क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स होता क्या है, जिसमें हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ही हम तालाब में क्या करते हैं, स्टोन को डालते हैं, पत्थर को डालते हैं, तो कैसी वेव्स बनती हैं आपने देखी होगी, सर्कुलर वेव्स बनती हैं, इस टाइप की वेव्स बनती हैं। ठीक है, सेंटर में जैसे पत्थर गया तो वो चारों तरफ वेव्स बनती हैं और उन वेव्स को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि वेव्स बनती कैसे है। अब यदि हम लाइट, इसी को हम यदि लाइट की फॉर्म में देखें कि यदि एक सोर्स से, एक सिंगल सोर्स से यदि लाइट आ रही है और वो लाइट यदि किसी भी सरफेस पे यदि गिर रही है तो उसका जो उसकी वेवफ्रंट कैसी बनेगी, उसकी वेवफ्रंट बनेगी स्फेरिकल, सर्कुलर। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं कि ये तो पॉइंट सोर्स की बात हुई, यदि पॉइंट सोर्स से लाइट आती है तो वेवफ्रंट कैसी बनेगी, सर्कुलर और स्फेरिकल। बट यदि हम बात करते हैं कि लाइट आ रही है कहाँ से, इनफाइनाइट से, यदि इनफाइनाइट से लाइट आती है तो वेव फ्रंट कैसी बनती है, प्लेन वेव फ्रंट, इस टाइप की वेव फ्रंट बनती है। ठीक है, और यदि लाइन सोर्स से आ रही है, जैसे ये है लाइन, तो लाइन सोर्स से यदि लाइट आ रही है तो उस केस में कैसी वेव फ्रंट बनेगी, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो कैसी वेव फ्रंट, ये लाइन सोर्स है तो इससे जो वेव फ्रंट बनेगी वो वेव फ्रंट बनेगी सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल शेप सबको पता है ना, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म बनेगी। तो तीन टाइप की वेव फ्रंट्स होती हैं। वेव फ्रंट्स हमें पता होनी चाहिए क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि बहुत ये टर्म्स जो है ये बहुत जगह यूज हो रही है, तो हमें यही नहीं पता कि वेव फ्रंट क्या होती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बता दिया कि वेव क्या है। लाइट जो है वेव की फॉर्म में होती है और यदि वो सिंगल सोर्स से आ रही है तो स्फेरिकल होगी, यदि इनफाइनाइट सोर्स से आ रही है लाइट तो कैसी होगी, प्लेन वेव फ्रंट बनेगी, और यदि लाइन सोर्स से आ रही है तो वेव फ्रंट कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस क्या होता है पहले मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, फिर उसकी डेफिनेशन में आपको बताऊंगी। कि जैसे जो वेव्स, जो लाइट आती है, यदि वो जहाँ से भी लाइट आ रही है, जिस सोर्स से लाइट आ रही है, वो लाइट आगे चल के एक दूसरे पे यदि ओवरलैप कर जाती है, सुपर इम्पोज कर जाती है, तो वो एक कैसा फिनोमिना है, वो कैसा वो जो इस टाइप की वेव्स बनती है। क्या बनती है, वेव्स बनेगी, या तो हाई एम्पलीट्यूड वाली बनेगी या फिर कैसी बनेगी, मिनिमम एम्पलीट्यूड की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि ये लाइट है। ठीक है, ये यहां से आ रही है, इस टाइप से दो तीन लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, ये वेव्स जब आगे जाके, और इनका जो मीडियम है वो सेम है, सेम मीडियम। व्हेन टू और मोर वेव्स मूव इन अ सेम मीडियम एंड गेट ओवरलैप और सुपर इम्पोज, देन इट गिव्स द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। तो वो फिनोमिना कैसा होता है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो सुपर इम्पोज कर जाए, और उस केस में क्या होता है, दो चीजें हो सकती है, या तो जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है
वो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या कैसा हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे कि ये दो वेव्स हैं, ये दो वेव्स, अब इसका ये होता है ट्रफ, ये जो पार्ट है ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्रस्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट, एंड ये जो नीचे वाला है दिस वन दैट इज ट्रफ। तो यदि दो वेव्स हैं, दोनों वेव्स के क्रस्ट और उन दोनों वेव्स के ट्रफ एक साथ मिल रहे हैं, तो वो किस तरीके की वेव बनाएंगे, इस तरीके की वेव बनाएंगे, ठीक है। यानी कि जो इंटरफेरेंस बन रहा है वो दैट इज कंस्ट्रक्टिव, और उस केस में एम्पलीट्यूड कैसा होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा। तो जब क्रस्ट दोनों वेव्स के, जितनी भी वेव्स आ रही हैं उनके क्रस्ट एक साथ मिले, यानी कि दिस वन पार्ट कर्व शेप में जो है अपर पार्ट, ये दोनों एक साथ मिले, और ट्रफ ये एक साथ मिले, तो उस केस में इस तरीके की वेव्स बनेगी जिसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, और पाथ डिफरेंस क्या होगा, एन लैम्डा, जहां पे एन क्या है 0 1 2 3 इट्स अ नंबर। फेज डिफरेंस क्या होगा 2n पाई, एंड n इज अगेन नंबर। सो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। अब बात आती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव में इसका जस्ट अपोजिट होगा। अब आप देखो ये वेव है, एक वेव इस टाइप की है और दूसरी क्या है, इसकी जस्ट अपोजिट है। इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ ये दोनों जब मिलेंगे, अपोजिट चीज, तो क्या होगी, कैंसिल हो जाएंगी, और वो एम्पलीट्यूड जितना होना चाहिए उससे बहुत कम होगा, यानी कि इस तरीके की वेव दिखेगी विच इज हैविंग मिनिमम एम्पलीट्यूड। पाथ डिफरेंस होगा 2n + 1 लैम्डा बाय 2, लैम्डा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है, और फेज डिफरेंस इसका कितना होगा 2n + 1 पाई, ठीक है। तो आपको अब यदि इसका क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंटरफेरेंस and how many types of interference are there, then you have to write the definition that when two or more waves get superimposed, then that phenomena and get superimposed and give a new wave, that process is known as interference, and it is of two type, that is constructive and destructive। और उसमें आप छोटा सा ये डायग्राम बना देंगे और उसका पाथ डिफरेंस लिख देंगे कि दिस इज द पाथ डिफरेंस, that is in case of constructive it is n lambda and phase difference is 2n pi, and in case of destructive interference में क्या होगा, path difference 2n + 1 lambda by 2 and phase difference होगा 2n + 1 pi। ठीक है, ये इंटरफेरेंस आपको क्लियर हो गया, क्योंकि अब मैं आगे आपको डेरिवेशन बताने वाली हूँ, और वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में भी कई बार आया है। अब ये क्वेश्चन है जो आरटीओ में बहुत बार आया है, डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म थिकनेस। थिन फिल्म का मतलब है कि उसकी जो थिकनेस है वो सब तरफ से बराबर है, ऐसा नहीं है कि कहीं से वो ज़्यादा थिक है कहीं से ज़्यादा थिन है। तो थिन फिल्म में यूनिफॉर्म थिकनेस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, एंड राइट डाउन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसमें हम रिफ्लेक्टेड जो लाइट है उसमें कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों कंडीशन हम देखेंगे, प्लस इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए है, फिर उसी की तरह ट्रांसमिटेड लाइट के लिए भी हम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए क्या है। तो यहाँ पे इसमें ये है, जैसे कि मान लो वाटर है, और वाटर के अंदर यदि हम ऑयल की ड्रॉप डालते हैं तो एक लेयर सी बन जाएगी ऑयल की, तो वो लेयर है थिन फिल्म, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये एक थिन फिल्म है, और जैसे उस ऑयल का अपर और लोअर दोनों सरफेस होंगे कि जब लाइट उससे पास करेंगे तो वो ऑयल से जाते हुए फिर वो वाटर में जाएगी, तो उसमें जो उस ऑयल की जो लेयर है उसका जो अपर सरफेस है और जब वो नीचे उसका जो लोअर सरफेस है, उन दोनों से होती हुई जब जाएगी लाइट, तो वो कैसी दिखेगी, ठीक है, उसमें होगा क्या। तो ये वो जो थिन फिल्म है वो ये थिन फिल्म है। अब आपको यहाँ पे बहुत थिक दिख रही है, लेकिन यदि मैं बहुत थिन बना दूंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी कि इसमें इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और इंसिडेंट एंगल कौन सा है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये वो लाइट है, ठीक है,
ये इंसिडेंट लाइट है, जैसे ही सरफेस पे जाएगी तो ये रिफ्रैक्ट होगी और कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए कि जैसे ही ये इंसिडेंट लाइट इस सरफेस पे, ये जो थिन फिल्म है इस पे आकर गिरेगी तो कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर उसके बाद यदि इसी के इसका जो नीचे थिन फिल्म का जो नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, एक तो ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे, तो ये वाला जो पार्ट है यहां से भी वो लाइट क्या होगी, कुछ लाइट तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी और कुछ रिफ्रैक्ट होके यहां से निकल जाएगी, जिसको हम ट्रांसमिट लाइट बोलते हैं। अब क्या होगा, ये आपको जो लाइट दिख रही है यहां से आई और रिफ्रैक्ट हो गई और दिस वन इज रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, और दूसरी एक और क्या है कि यहां से भी इस सरफेस से, इसके लिए ये इंसिडेंट, ये एक सरफेस हो गया, यहां से भी वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, और ये यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाली जो लाइट है दैट इज रिफ्रैक्टेड लाइट, जो कि यहाँ पे आगे निकल गई। अब इसमें हम देखते हैं, अब जैसे ही इस सरफेस पे जाएगी तो फिर वापस से वही चीज होगी कि कुछ पार्ट जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब इसके लिए ये वाला सरफेस है, ये है बेस, तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी और कुछ जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यदि हम उसमें वाटर की, जो मैं आपको बात कर रही हूँ कि वाटर के अंदर हमने एक ऑयल की ड्रॉप यदि गिराई और वो एक लेयर सी बन गई, थिन फिल्म बन गई, तो अब आप सोचो कि यदि ये वो थिन फिल्म है तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन होके एक ये कंटिन्यूअसली इस तरीके के चलेंगे। तो यदि हम उस लाइट को उसमें देखते हैं, किसमें, उस ऑयल में देखते हैं जिसके वो एक जो थिन लेयर है, तो ऐसी कलरफुल सी दिखेगी वो लाइट। वो कलरफुल क्यों दिखेगी, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस वजह से क्या होता है, जब ये कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन होता रहेगा, पार्शियली रिफ्लेक्शन होता रहेगा, रिफ्रैक्शन होता रहेगा, तो क्या होगा, वो लाइट कैसे दिखेगी, वो जो जिसमें भी हमने ले रखा है, ग्लास में या किसी कंटेनर में हमने ले रखा है, तो वो जो उसका एक फिनोमिना होगा, कलरफुल लाइट दिखेगी हमें, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है। अब इसमें हमें देखना क्या है, करना क्या है, हमें निकालना है पाथ डिफरेंस। इंटरफेरेंस में इसमें पाथ डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और जिस तरीके से हम रिफ्लेक्टेड लाइट में निकालेंगे उसी तरीके से हम ट्रांसमिटेड लाइट में भी निकालेंगे। और एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट, ये जो दोनों लाइटें हैं ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री क्यों हैं, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे इसका जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होगी वो उसकी डिस्ट्रक्टिव पार्ट की होगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो ट्रांसमिटेड लाइट में कंस्ट्रक्टिव की है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमें पाथ डिफरेंस मेजर करना है कि ये लाइट यहाँ से आई और रिफ्लेक्ट हो गई, और दूसरी कहाँ से हो रही है, यहाँ आके फिर दूसरी बार वो रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां जाके और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो पाथ डिफरेंस ये जो है दिस वन, इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या है वो हमें मेजर करना है। तो हमें मेजर करना है दिस ए बी सी, और यहां से हम डालेंगे एक परपेंडिकुलर, तो ये जो है ए एन, दिस वन, तो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, और ये जो पाथ है ये इन दोनों ये जो पाथ डिफरेंस है ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इसलिए हम जो पाथ डिफरेंस है रहेगा, द पाथ डिफरेंस इज, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज इक्वल टू म्यू। अब ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखेंगे। म्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन, तो ये होगा पाथ डिफरेंस।
ये जो ज्यादा वाला जो पाथ है इसको an, ये जो कम वाला जो पाथ है इस ये वाला an, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो डेल्टा p निकल जाएगा। अब इसमें ये जो म्यू है, ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम है, ये तो है एयर, ठीक है, ये है एयर, और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। और वापस से जब लाइट यहाँ पर आती है, ट्रांसमिट होती है, दैट इज अगेन एयर। तो ये एयर इज रेयर मीडियम एंड जो ये जो थिन फिल्म है ये है डेंसर मीडियम। अब जब अब एक चीज और है इसमें कि जब इंसिडेंट लाइट सरफेस पर, जैसे ही लाइट इस पर आएगी तो क्या होगी, वो कुछ तो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ रिफ्रैक्ट हो गई। तो जब वो रिफ्रैक्ट होगी तो वो ये जो नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलर है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की साइड शिफ्ट होगी, ठीक है। जब वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो हमेशा जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती है, और जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो वो लाइट किधर शिफ्ट होगी, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि वो उससे थोड़ा सा दूर होगी। तो ये एक डिफरेंस होता है, कैसे हमें पता लगेगा। और ये नॉर्मल, यहाँ से हम इसके जो भी लाइट, जहां पर भी ये गिरती है लाइट, वहीं पर हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल हो गया, ये एक नॉर्मल, और एक ये, ठीक। अब हम इसमें डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, तो म्यू जो है, म्यू इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, लेकिन एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 जो कर रखा है, ये 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू म्यू इंटू ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन। अब ये हमें कैलकुलेट करना है कि ए बी कितना है, बी सी कितना है, ए एन कितना है, तो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम, ठीक है। यदि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब cos r इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी डी में हम देख रहे हैं, ए बी डी में cos r इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी एंगल हम ले रहे हैं, जैसे हमने ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिया, तो इस एंगल के सामने वाला जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और इस परपेंडिकुलर पे यदि हम ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसके सामने जो होता, ये हो गया बेस, ये बेस हो गया, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमने कॉस, जैसा कि आपको पता है कि एक वो फॉर्मूला होता है साइन कॉस टेन, तो कॉस आर हम निकाल रहे हैं, तो कॉस आर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो हमने, जैसे हम याद करने के उससे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे हमने याद कर रखा है। तो साइन कॉस टेन, तो ऐसे आपको याद भी रहेगा। तो अब यहाँ पे कॉस आर हम निकाल रहे हैं, कॉस आर इज इक्वल्स टू बी डी क्या है, ये बेस मैंने आपको बता दिया, ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए बी, ठीक है। तो कॉस आर इज इक्वल्स टू बी डी क्या है, बी डी इज द थिकनेस, तो बी डी आ गया यहाँ पे, थिकनेस टी से रिप्रेजेंट कर रखा है, टी अपॉन ए बी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो टी अपॉन ए बी। अब ए बी क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर, तो टी अपॉन कॉस आर निकल गया। अब हमें ये पता है कि सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये जो एंगल है ये दोनों बराबर है, तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी भी टी अपॉन कॉस आर हुआ, ठीक है। जब ए बी टी अपॉन कॉस आर है और यहाँ हम कह रहे हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो बी सी भी क्या हो गया, टी अपॉन कॉस आर।
तो ए बी और बी सी ये दोनों निकल गए। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए सी एन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए एन कैलकुलेट करना है, ए एन कैलकुलेट करना है। तो अब हम ये ट्रायंगल देखेंगे ए सी एन, इन ट्रायंगल ए सी एन साइन आई, ये रहा साइन आई, ठीक है। साइन आई इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए सी। अब ये साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपको मैंने जैसे बताया कि यदि जिस एंगल को हम ले रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, तो इसके अपोजिट वाला क्या होता है, इसके अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ए एन यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ए एन परपेंडिकुलर हो गया। तो ये देखो ए एन परपेंडिकुलर है और इसके अपोजिट में जो है वो हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ए एन अपॉन ए सी, तो ए एन अपॉन, अब ए सी क्या हो सकता है, ए सी क्या हो सकता है, ए डी प्लस डी सी। तो ए डी प्लस डी सी, ए सी क्या हो सकता है, ए डी प्लस डी सी, ठीक है। तो ए डी प्लस डी सी हो गया। तो अब ए एन इज इक्वल टू, ए एन इज इक्वल टू, ये ए एन इज इक्वल, अब क्योंकि हमें ए एन कैलकुलेट करना है, तो ए एन इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी साइन आई, ये इधर आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो सिंस ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी बराबर डी सी है, तो क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू, अब इसको ए डी को हम ये लिख सकते हैं, ए डी प्लस ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू डी सी है। तो ए डी प्लस ए डी साइन आई, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, ए एन इज इक्वल टू ए डी साइन आई। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हो गई है, ठीक है। अभी इसको आगे हम और देखेंगे, ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। तो ए एन इज इक्वल टू क्या आया, 2AD साइन आई। अब इसको AD को भी हम कैलकुलेट करेंगे कि AD को भी हम, इसकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो AB हम लिख देंगे यहाँ पे T अपॉन कॉस आर, BC हम लिख देंगे T अपॉन कॉस आर। अब जो AN है वो कौन सी वाली फॉर्म में आई है, AD की फॉर्म में। तो एज इट इज हम इसको अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब आगे हम देखते हैं, अब हमें निकालना है AD, AD की वैल्यू निकालनी है। तो इन ट्राइंगल ABD, तो हम कौन से वाले ट्राइंगल में देखेंगे, ABD वाले ट्राइंगल में देखेंगे, क्योंकि हमें AD निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो हम tan थीटा लेंगे, ठीक है। अब कौन सा वाला एंगल है, ट्राइंगल हम ABD की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब इसमें हमें AD की वैल्यू निकालनी है, इसके अपोजिट एंगल जो हमें निकालना होता है, उसके अपोजिट वाला जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये AD यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इसमें हमें कैलकुलेट, अब हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, परपेंडिकुलर किस में आता है, tan थीटा ले सकते हैं अपन, tan r इज इक्वल टू, अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये P अपॉन B आएगा tan r। तो tan r इज इक्वल टू AD, AD क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, अपॉन बेस क्या है यहाँ पे BD, तो AD अपॉन BD। अब BD हमें पता है, BD क्या है, थिकनेस है, तो यहाँ पे T आ जाएगा और ये AD। अब AD इज इक्वल टू क्या आएगा, AD की वैल्यू निकालनी है, तो AD इज इक्वल टू T इधर चला जाएगा, तो T tan r, ठीक है। tan थीटा लिखते हैं ना, तो यहाँ पे ये एंगल जो है ये r है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो T tan r, ये हो गई 5th नंबर की इक्वेशन। अब हमने देखो, जो हमें AB निकालना था और AB और BC ये तो निकल ही चुका था, और AD भी हमने निकाल लिया है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो AN था वो AD की फॉर्म में आया था और AD की वैल्यू क्या आई थी, वो वैल्यू ये आ चुकी है। तो अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AD फ्रॉम इक्वेशन 5 इनटू इक्वेशन 4। जो फोर्थ जो इक्वेशन आई थी
उसमें हम AD की वैल्यू रख देंगे। तो AN इज इक्वल टू क्या आएगा 2t इंटू 10r साइन आई। ठीक है, अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 चारों इक्वेशन को, जो आप पहले इक्वेशन चारों देखेंगे तो उन चारों इक्वेशन में इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू म्यू इंटू टी अपॉन कॉस आर प्लस टी अपॉन कॉस आर, क्योंकि मैंने बताया था कि ए बी और बी सी तो दोनों बराबर थे, तो इन दोनों की वैल्यू सेम थी, तो टी अपॉन कॉस आर प्लस टी अपॉन कॉस आर माइनस 2t 10r साइन आई, ये वैल्यू हमने an की रख दी यहाँ पे। ठीक है, अब जो है म्यू इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो म्यू कॉमन लिया तो 2t अपॉन कॉस आर माइनस 2t साइन, अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा, तो ये थीटा यहाँ पे r है, तो साइन r अपॉन कॉस r इंटू साइन आई। ठीक है, इज इट क्लियर। अब आगे बात करते हैं, डेल्टा पी जो पाथ डिफरेंस है इट इज इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर आ गया माइनस 2t साइन आर अपॉन कॉस आर इंटू म्यू साइन आर। ठीक है, अब इसमें एक स्नेल्स फॉर्मूला होता है, इस स्नेल्स लॉ क्या होता है कि रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू म्यू, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो वो ये कहता है कि यदि एंगल इंसिडेंट लाइट है, जो सरफेस पे जैसे ही वो लाइट उस पर गिरती है तो वो क्या होता है कि लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, तो उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दोनों का यदि हम रेशियो निकाले तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब तक मीडियम सेम रहेगा, सेम मीडियम यदि ये प्रोसेस हो रहा है तो उस केस में दोनों का जो रेशियो होगा इट इज इक्वल टू म्यू, मतलब ये वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका भी पूरा एक डेरिवेशन है, लेकिन वो ये कहता है कि कांस्टेंट होगा, जब तक मीडियम सेम रहेगा तब तक वो कांस्टेंट, उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो वो होता है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पे हमने ये जो वैल्यू थी साइन आई, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, म्यू साइन आर रख दिया, म्यू साइन आर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉस आर को कॉमन ले लिया, तो 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर ये बाहर निकाल लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर हो गया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे एंगल है आर दे रखा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आर। इज इट क्लियर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर आर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर आर लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन कॉस इंटू कॉस स्क्वायर। तो अब इसमें एक जो कॉस है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी पाथ डिफरेंस, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है, अब अभी भी ये जो पाथ डिफरेंस आया है ये अपेरेंट पाथ डिफरेंस है, क्योंकि इसमें जो फेज डिफरेंस होता है, कुछ फेज डिफरेंस होता है, वो फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस है वो है 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2, क्योंकि उसका कुछ फेज डिफरेंस होता है, उस फेज डिफरेंस की वजह से जो पाथ डिफरेंस आता है, जो पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाय 2 होता है, वो डिफरेंस यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अब ये है जो मैंने आपको पाथ डिफरेंस बताया था वो अपेरेंट पाथ डिफरेंस था। उसमें जो डिफरेंस जब जैसे ही इंसिडेंट लाइट, ये जो इंसिडेंट लाइट है ये डेंसर मीडियम से जैसे ही रिफ्लेक्ट होती है तो उस केस में क्या होता है, एक डिफरेंस आता है, एक फेज डिफरेंस आता है, और उस फेज चेंज की वजह से
पाथ डिफरेंस जो होता है वो λ/2, ये एक डिफरेंस जो है ये भी इसमें ऐड होगा, ठीक है, सब मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये λ/2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पी। तो कितना आया जो पाथ आएगा दैट इज λ/2, और इसमें जो पाथ डिफरेंस है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस है वो है जो अपेरेंट आया था हमारा 2μt cos r, इतना आया था, उसमें से हमें λ/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल जो पाथ डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि इसका जो इंटरफेरेंस फिनोमेना हमने थिक यूनिफॉर्म जो थिकनेस है या थिन फिल्म में हमने इसका रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है कि रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से किस तरीके से जो हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें आगे क्वेश्चन पूछा, राइट डाउन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट केस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एन लैम्डा होती है। तो पाथ डिफरेंस होता है एन लैम्डा, ये हमें याद है, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि एन लैम्डा होता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो 2μt cos r, और इस माइनस λ/2 था तो उसको हम इधर ले गए, तो एन लैम्डा प्लस λ/2, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2μt cos r इज इक्वल टू 2n प्लस 1 λ/2। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है, 2n प्लस 1 λ/2। अब यहाँ पे n यदि हम लिखते हैं, n यदि हम 0 रखेंगे तो λ/2, और 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 λ/2, फिर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 λ/2। इस तरीके से ये जो पाथ डिफरेंस है वो आएगा कि एक λ/2 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, फिर 3 λ/2 पे होगा, ये होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। अब डिस्ट्रक्टिव के केस में हम देखते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है, जो मिनिमम जो एम्पलीट्यूड आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, उसमें कंडीशन होती है 2n माइनस 1 λ/2, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है। तो उस केस में पाथ डिफरेंस जो है 2μt cos r, ये जो है ये वैल्यू है, इसके सामने हम लिख देंगे 2n माइनस 1 λ/2। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में वैल्यू कितनी आएगी रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, वो कितनी आएगी 2μt cos r इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जैसे हमने रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए निकाला है, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसमिटेड लाइट के लिए निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ये दो लाइट कंसीडर करी है क्योंकि ये दो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट थी। अब बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है कि ट्रांसमिटेड लाइट के लिए कैलकुलेट करना है। ट्रांसमिटेड लाइट में क्या होगा, ये वाली लाइट हम लेंगे, ठीक है, और इसी को यदि हम आगे एक्सटेंड करें, इस लाइट को हम आगे एक्सटेंड करें, तो ये देखिए ये जो लाइट होगी ये एक्सटेंड होके, और इसको ढंग से एक्सटेंड करते हैं, ये एक्सटेंड होके और इस तरीके से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट की देखनी है, तो यानी कि इन दोनों लाइट की, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है इससे क्या कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, उसकी क्या कंडीशन होती है। तो जब आप बिल्कुल वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है, सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे हमें जो पाथ डिफरेंस है वो ये देखेंगे, ये वाला देखेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं ये a डैश b डैश c डैश, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो पाथ डिफरेंस है जैसे हमने यहाँ पे देखा था, और फिर इस पे यहाँ पे नॉर्मल डाल के, और फिर ये वाली वैल्यू हमने ए एन कैलकुलेट करी थी, ए बी और बी सी दोनों बराबर थे, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था, जैसे कि वो साइन आई निकाल के, ठीक है, साइन आर, और उससे। अब इसी तरीके से सेम बिल्कुल वैसा का वैसा ट्रांसमिटेड लाइट के लिए हमें करना है। तो यदि आपने रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए अच्छे से आपने समझ लिया है, तो ट्रांसमिटेड लाइट के लिए कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बिल्कुल जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि जैसा हमने यहाँ किया बिल्कुल वही चीज हमें यहाँ अप्लाई करनी है, ठीक है, ट्रांसमिटेड लाइट के केस में अप्लाई करनी है। बट एक डिफरेंस आएगा, जब आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू वहां पे बस ये डिफरेंस रहेगा कि ट्रांसमिटेड लाइट के केस में ये माइनस λ/2 नहीं आएगा, ठीक है।
रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में -λ/2 इसलिए आता है क्योंकि वहां पे फेज चेंज होती है, ठीक है। डेंसर मीडियम से वो जब रिफ्लेक्ट होता है तो उस केस में जो फेज चेंज होती है वो फेज कितनी चेंज होती है, -λ/2, जिसकी वजह से ये वैल्यू जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस है वो ये होता है 2μt cos r -λ/2। लेकिन ट्रांसमिटेड के केस में क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे ये हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस वही आएगा। बट केवल ट्रांसमिटेड में ये होगा कि जो कंस्ट्रक्टिव की वैल्यू आ रही है, जो कंस्ट्रक्टिव ट्रांसमिटेड लाइट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो आ रहा है वो उसका होगा वो इसका होगा डिस्ट्रक्टिव, और वहां पे जो डिस्ट्रक्टिव का आ रहा है वो होगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट के केस में जो इंटरफेरेंस आता है वो जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, क्योंकि इसकी कंडीशन अपोजिट। ये कंस्ट्रक्टिव के केस में तो ये आ रहा है 2μt cos r इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2 आ रहा है, और ये जो वैल्यू आएगी वहां पे डिस्ट्रक्टिव के लिए आएगी ट्रांसमिटेड लाइट के केस में। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव के केस में ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में जो डिस्ट्रक्टिव का जो डिस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन है वो वहां पे कंस्ट्रक्टिव की होगी, ठीक है। तो अब देखो मैंने एक आपको रिफ्लेक्टेड लाइट का बता दिया, क्वेश्चन ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट का आ गया, तो आप और मान लो वहां पे एग्जाम में ट्रांसमिटेड का आ जाता है तो आप ट्रांसमिटेड के केस में भी बिल्कुल वही चीज करेंगे, बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन यहाँ है उसकी जस्ट अपोजिट होगी ट्रांसमिशन में, ठीक है, ट्रांसमिटेड लाइट में। तो ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, और इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो गया कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होगा वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है और 25 में भी आया है, तो वो है obtain an expression for the fringe width in wedge shape thin film and explain nature of fringe pattern। अब इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि पहले तो हमने क्या कैलकुलेट करा था, थिन फिल्म के बारे में। थिन फिल्म थी जिसमें कि उसकी थिकनेस जो थी सब तरफ से बराबर थी, तो उस केस में हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन भी निकाली थी रिफ्लेक्टेड लाइट में, और उसकी जस्ट सिमिलर सी थी ट्रांसमिशन लाइट में। केवल डिफरेंस ये था कि जो डिस्ट्रक्टिव के केस में जो कंडीशन आ रही थी वो उसके कंस्ट्रक्टिव के केस में आ रही है, और जो कंस्ट्रक्टिव के केस में आ रही थी वो ट्रांसमिशन के केस में डिस्ट्रक्टिव में, ठीक है। अब जो ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें ये बताया है कि जो वेज शेप है इसमें जो थिकनेस है वो सब तरफ से बराबर नहीं है। वो थिकनेस क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। जैसे ये हमने ये वेज शेप ले लिया, ठीक है, और इसमें जो लाइट इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट वो पैटर्न तो वही रहेगा, बट अब इसमें जो हम थिकनेस ले रहे हैं वो वेरी कर रही है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो अलग अलग थिकनेस है, सेम थिकनेस नहीं है, तो वो है वेज शेप। तो यहाँ पे वेज शेप की बात कर रहे हैं, तो ये वेज शेप है, और इसमें लाइट जो है वो जैसे ही यहाँ पे आएगी ये इंसिडेंट लाइट, तो क्या होगा, वही रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर सेकंड जो इसका सेकंड सरफेस है वहां से भी क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है वो तो वही हो रहा है, लेकिन इसमें थिकनेस की बात हो रही है कि अब वो जो चीज़ थिन फिल्म में थी अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि फ्रिंज विड्थ, ये जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी आएगी। ये यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रिंज विड्थ, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिंजेस बन रही है उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। तो x1 जो ये डिस्टेंस है दैट इज x1 माइनस x। तो ये हमने सपोज किया है सब चीज़ें कि मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी थिकनेस 0 है, और फिर धीरे धीरे उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। तो ये nth फ्रिंज जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, और उसके आगे जो फ्रिंजेस हम सपोज करेंगे
तो उनके बीच में का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, दैट इज फ्रिंज विड्थ। उसकी विड्थ क्या है, यहाँ पे फ्रिंजेस कितनी कितनी विड्थ की बन रही, वो हमें मेजर करनी है। तो x1 माइनस एक्स, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पहले हमें ये डेरिवेशन में पता होना चाहिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो हमें फाइनल जो आंसर आना है वो है x1 माइनस एक्स, जो है ये जो डिस्टेंस है ये हमें मेजर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, जैसा कि हमने थिन फिल्म में किया था, तो फॉर्मूला वही लगेगा यहाँ पर भी, लेकिन आगे चल के फिर इसको वेज शेप की वजह से इसमें जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा अलग अलग कंडीशन में। तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्टिव पाथ डिफरेंस क्या है। कितना निकला था, डेल्टा पी, पाथ डिफरेंस हमने थिन फिल्म में निकाला था। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाय 2। ये सबको पता होगा कि हमने ऐसे कैलकुलेट करा था, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए निकाला था वो यही निकाला था, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाय 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो पाथ डिफरेंस था वो कितना होता है, एन लेमडा होता है। तो 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाय 2 इज इक्वल टू एन लेमडा। तो ये लेमडा माइनस लेमडा बाय 2 इधर लेके जाएंगे तो प्लस लेमडा बाय 2 हो जाएगा। 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा प्लस लेमडा बाय 2। तो क्या, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो 2n प्लस 1 और लेमडा बाय 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम ये सपोज करते हैं कि मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो सकता है। तो सपोज करो कि ये जो r है, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो है 0, मिनिमम वैल्यू तो यही होगी। तो cos 0 क्या होता है, cos 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1 होती है। तो फॉर मिनिमम वैल्यू यानी कि यहाँ पे हम r जो है वो 0 ले लें, तो cos 0 इज 1। तो यहाँ पे हम यदि 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2, ठीक है। ये है ब्राइट फ्रिंज के लिए। अब हम देखेंगे कि डार्क फ्रिंज के लिए क्या वैल्यू आती है। अब हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए देख लिया है, अब हम बात करते हैं डार्क फ्रिंज की, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव के केस में डार्क फ्रिंज बनती है। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज, अब फॉर डार्क फ्रिंज व्हाट वी विल डू, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाय 2 इज इक्वल टू, अब डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पाथ डिफरेंस है, इसको इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि हम डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं। तो 2 म्यू टी कॉस आर, ये माइनस लेमडा बाय 2 हम इधर लेके जाएंगे, तो 2n लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 2, ये इधर चला गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 म्यू टी कॉस आर, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे जो 2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एन लेमडा आ गया, और हाफ लेमडा प्लस हाफ लेमडा क्या होगा, लेमडा, ठीक है। तो एन लेमडा प्लस लेमडा। अब इसमें से 2 म्यू, अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 2 म्यू टी कॉस आर, ये तो एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, लेमडा कॉमन ले लिया, तो n प्लस 1 लेमडा, ठीक है। तो फाइनली क्या आया, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लेमडा। अब ये जो इक्वेशन आई है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू n लेमडा। अब फॉर मिनिमम वैल्यू, अब अगेन मिनिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, r को हमें 0 मानना है, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लेमडा। अब ये आ गया डार्क फ्रिंज के लिए। अब हमें कैलकुलेट जो करना है, ब्राइट फ्रिंज के लिए भी हमने कैलकुलेट कर लिया और डार्क फ्रिंज के लिए भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो t है, t इसकी थिकनेस है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे
कि ये जो टी की वैल्यू है ये कितनी आ रही है। सपोज कर रहे हैं क्योंकि हम की ये टी वैल्यू है तो इस टी की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी लेंगे और इसमें हमें जो फाइंड आउट करना है वो ओ बी निकालना है हमें, ठीक है। और ओ बी निकालने के लिए हम इसमें जो एंगल लेंगे वो टेन थीटा लेंगे। तो टेन थीटा जैसे कि आपको पता है वो हम एक करते पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, ये आपको याद होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है, यहाँ पे हमने ये इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा था, ठीक है, ओ बी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो एंगल है इसके सामने वाला जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और इस परपेंडिकुलर से जब हम बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उसके जो सामने वाला होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ओ बी है अपॉन बेस क्या है ए बी, ये ए बी, ये हमें पता है एक्स है, ठीक है। तो टी अपॉन एक्स, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू टी अपॉन एक्स। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यदि हम ये मानते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो है वो टेन थीटा की, ये जो थीटा है जो एंगल है, ये एंगल है ये बहुत मिनिमम है। तो उस केस में जब मिनिमम वैल्यू हम मानते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। तो टेन थीटा को हमने थीटा ले लिया, थीटा इज इक्वल्स टू टी अपॉन एक्स। तो टी की वैल्यू आ जाएगी अपनी, ये जो हम टी निकालना थिकनेस निकालना चाहते हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन थीटा। तो अब टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन थीटा है। अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम कहाँ वैल्यू को पुट करने वाले हैं, जो फोर्थ इक्वेशन थी, ये जो फोर्थ इक्वेशन थी यहाँ पे ये वैल्यू हम रख देंगे। तो अब हम आगे देखते हैं इसको, यहाँ पे ये जो एक्स थीटा है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 2 म्यू एक्स थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे हमने क्या किया कि वो जो टी की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे रख ली एक्स थीटा, ठीक है। अब यदि ये तो है एन फ्रिंजेस के लिए, यदि हम मानते हैं कि हमें एन प्लस एन के बाद जो फ्रिंजेस बन रही है, जो यहाँ पे फ्रिंजेस यहाँ तक जैसे एन फ्रिंजेस बन रही हैं, यहाँ पर एन फ्रिंजेस बन रही है, अब इसके बाद जो फ्रिंजेस बन रही हैं हम उसका कैलकुलेट कर रहे हैं कि मान लो वो क्यू फ्रिंजेस हैं एन प्लस क्यू, ठीक है। एन के बाद जो ये वाला जो है यहाँ पे जो फ्रिंजेस बन रही है यही तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना है ये फ्रिंज विड्थ कितनी है। तो उसको हम सपोज कर लेते हैं कि यदि n के लिए इतना है तो n प्लस क्यू फ्रिंजेस के लिए कितना होगा, तो 2 म्यू एक्स थीटा इज इक्वल टू n प्लस क्यू लेमडा, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन 7 एंड 6 और 7th इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो थी वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे तो ये तो डिस्टेंस x था, अब ये a से लेके c तक ये पूरा डिस्टेंस है x1, तो यहाँ पे ये आएगा x1 आएगा, ठीक है, ये x1 है क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ a से लेके c तक जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज x1। तो अब इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 इन दोनों से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी आ रही है, यानी कि x1 माइनस एक्स कितना है। और हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले लिया था और यहाँ से भी हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया था जिसको हम C पॉइंट कह रहे हैं। तो अब हमने इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो 2 म्यू x1 थीटा माइनस 2 म्यू x थीटा, ठीक है, दिस माइनस दिस, सिमिलरली दिस माइनस दिस, तो एन लेमडा प्लस क्यू लेमडा माइनस एन लेमडा। इन दोनों इक्वेशन को जब 7th इक्वेशन और 6th इक्वेशन इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तब क्या चीज आई 7th को, तो ये 2 म्यू थीटा x1 माइनस एक्स आ गया यहाँ से, ठीक है, कॉमन निकाल लिया हमने x1 माइनस एक्स, और ये चीज
ये अलग कर लिया और ये 2 म्यू थीटा ये कॉमन निकाल लिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये आप देखो ये दो चीज़ है ये कैंसिल हो जाएगी, दूसरे वाले पेन से करती हूँ मैं ये, ठीक है। एन लेमडा कैंसिल, तो क्या बचा क्यू लेमडा। तो 2 म्यू थीटा इंटू x1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू लेमडा। अब ये जो x1 माइनस एक्स हमें निकालना है, तो इस वैल्यू को हम क्या ले जाएंगे, हम इसको या तो इधर नीचे रख देंगे, तो x1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू लेमडा अपॉन 2 म्यू थीटा। अब हमें ये जो डिस्टेंस है यही तो फाइंड आउट करना है, ये जो फ्रिंज विड्थ है यही तो हमें फाइंड आउट करनी है कि एन और यहाँ पे जो एन फ्रिंज बन रही है और यहाँ पे क्यू फ्रिंज, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो फ्रिंज विड्थ है जिसको हम कह रहे हैं, वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब सपोज करो क्यू यदि हम मान लेते हैं 1, इफ क्यू इज 1 एंड x1 माइनस एक्स को हम बीटा सपोज कर लेते हैं, तो इसको यदि हम बीटा ले लें तो क्या होगा 2 म्यू थीटा इंटू बीटा, ठीक है। 2 म्यू थीटा बीटा इज इक्वल टू लेमडा, क्योंकि यहाँ पे क्यू हमने 1 मान लिया, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आया लेमडा अपॉन 2 म्यू थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में भी आपके काम में आने वाला है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जहां पर ये फॉर्मूला काम में आएगा कि फ्रिंज विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यदि ये फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा कि बीटा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 म्यू थीटा, जहां पे बीटा क्या है फ्रिंज विड्थ है, बीटा को हमने फ्रिंज विड्थ से रिप्रेजेंट कर, फ्रिंज विड्थ बता रखी है ये बी सी, ये जो डिस्टेंस है बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनकी विड्थ क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 म्यू थीटा, और थीटा एंगल क्या है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। म्यू आपको पता ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसमें यदि गिवन होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है जो हमें ये डेरिवेशन डिराइव करना था वो हमने वेज शेप में ड्राइव किया है, वेज शेप थिन फिल्म में करा है, क्योंकि थिन फिल्म में तो हमने कर लिया था जिसमें यूनिफॉर्मिटी थी, थिकनेस में कोई चेंज नहीं था। बट वेज शेप में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो जीरो, फिर धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है, और ये थिकनेस बढ़ती ही जा रही है। तो वेज शेप में यदि थिकनेस बढ़ती जा रही है तो उस केस में क्या फ्रिंजेस बनेंगी, उनकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इस लेक्चर में जितने भी इंटरफेरेंस से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं वो आरटीओ में कैसे आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करके बताया है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूटन्स रिंग, उस पर भी क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये वो क्वेश्चन बता रही हूँ जो बहुत बार आए हैं क्वेश्चन आरटीयू में भी और आपके इंटरनल एग्जाम्स में भी। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लेना, और इसमें आप ये देखना कि ये कॉमन चीज़ है कि सब जगह हमें हर एक टॉपिक में जितने भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक कॉमन चीज़ है। तो यदि आपको एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा ना कि इसमें करना क्या है, जैसे अब ये जो रेज है, जो लाइट है, किस तरीके से सरफेस पे इस सरफेस पे आएगी और फिर रिफ्लेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें यदि आपको पता है तो इजीली आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ न्यूटन्स रिंग।